नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको दिन भर की महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में राहुल गांधी के फिक्सिंग के आरोप पर भड़की भाजपा। जेपी नड्डा ने कहा, बार बार उजागर होने के बावजूद बेशर्मी से फैलाते हैं झूठ। धर्मेंद्र प्रधान की सीख, नेता प्रतिपक्ष पहले पढ़ें अपनी पार्टी का इतिहास। ऑपरेशन सिंदूर को 1 महीना पूरा, आज भी दहशत में जी रहा पाकिस्तान। रक्षा मंत्री की दो टूक, आतंकी जहां भी होंगे हम उन्हें समाप्त करने से नहीं हिचकेंगे। विदेशों में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की डिप्लोमेटिक स्ट्राइक जारी। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, जर्मनी ने भी खुले शब्दों में की आतंकवाद की निंदा। नक्सलवाद विरोधी अभियान में अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारियों से अमित शाह ने मुलाकात कर दी बधाई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी रहे मौजूद। गृह मंत्री ने कहा, नक्सलवाद के दंश से भारत को मुक्त करने के लिए हम संकल्पित। और देश भर में धूमधाम से मनाया गया बकरीद का त्योहार। अमन चैन की दुआ में उठे हजारों हाथ। चप्पे चप्पे पर किए गए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। बीते 3 लोकसभा चुनाव और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पार्टी कई बार ईवीएम पर सवाल खड़े करती रही है और राहुल गांधी ने एक बार फिर से लेख लिखकर चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं, जिसके बाद भाजपा ने जोरदार पलटवार किया है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने बिहार चुनाव से पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली है। चुनाव आयोग पहले ही राहुल गांधी के इन आरोपों पर स्पष्टता दे चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार ये सभी आरोप खारिज हो चुके हैं। उसके बाद भी राहुल गांधी बिहार चुनाव से पहले इन आरोपों से माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग और उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा किया है। राहुल गांधी ने अखबार में एक लेख के जरिए बीते साल हुए महाराष्ट्र चुनाव में कथित तौर पर गड़बड़ी का आरोप लगाया और आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी आशंकाएं व्यक्त की। राहुल गांधी के आरोपों के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राहुल गांधी का नवीनतम चेहरा, चुनाव दर चुनाव हारने की उनकी उदासी और हताशा के कारण फर्जी कहानियां गढ़ने का एक खाका है। राहुल गांधी की हरकतों के कारण कांग्रेस पार्टी को चुनाव दर चुनाव हारना पड़ता है। आत्मनिरीक्षण करने की बजाय वे विचित्र षड्यंत्र रचते हैं और धांधली का रोना रोते हैं। सभी तथ्यों और आंकड़ों को नजरअंदाज करते हैं। शून्य सबूत के साथ संस्थाओं को बदनाम करते हैं। तथ्यों से ज्यादा सुर्खियां बटोरने की उम्मीद करते हैं। बार बार बेनकाब होने के बावजूद वे बेशर्मी से झूठ फैलाते रहते हैं और वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार में उनकी हार तय है। राहुल गांधी के आरोपों पर भाजपा समेत एनडीए के दलों ने जमकर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार हारने के बाद हार की हताशा में बेबुनियाद आरोप लगा रही है और राहुल गांधी ने बिहार चुनाव लड़ने से पहले ही हार स्वीकार कर ली है। इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी इन्होंने बिहार में अपनी हार मान ली है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब तक राहुल गांधी जमीन पर नहीं उतरेंगे, तथ्यों को जब तक वो नहीं समझेंगे और जब तक अपने आप से झूठ बोलेंगे, अपने आप को झूठा आश्वासन और झूठा दिलासा देंगे, तब तक उनकी पार्टी कभी जीत नहीं सकती। जो आदमी हारता है वो इसी तरह की बात करता है। यदि लोकतंत्र में किसी को भरोसा नहीं है तो जनता के बीच में जाए, इस्तीफा दे दे। जितनी उनकी सरकारें है वो इस्तीफा करके जाए चुनाव में, कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव में हम लोग लड़ेंगे। का मतलब है कि वो हार मान गए। हार मानने वाले लोग यही करते हैं। आज नहीं 1980 से हम लोग विधायक वगैरह हैं, मंत्री हैं। जब हार हो जाती थी तो लोग कहते थे कि रसिया से बैलेट पेपर ला करके किया गया है, और उसी राहुल गांधी जी कर रहे हैं कि आज
हार देखते हुए कह रहे हैं कि महाराज जैसे फिक्स था वैसे फिक्स किया। उनकी बात बहुत लोग अब नहीं मानते हैं, हल्की बात बोलते हैं। अगर आप बोलते हो तो कुछ प्रूफ दीजिए ना, खाली बोलने से, संशय निर्माण करने से बस शक पैदा कर दिया और कह दिया कि भाई वोट गलत डाले गए हैं। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। भैया 55 साल तक आप लोग आज़ादी के 70-75 साल के इतिहास में 55 साल तक आप लोग सत्ता में आप लोग रहे। उसके बाद अगर आज देश की जनता आपको नकार रही है तो ज़रूरत है आत्ममंथन करने की, ना कि बहाने तलाशने की, जो कि राहुल जी कर रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के इस प्रकार के बेबुनियाद आरोपों पर चुनाव आयोग पहले ही सख्त एतराज जता चुका है। सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग ने 24 दिसंबर 2024 को ही कांग्रेस को दिए गए अपने जवाब में ये सभी तथ्य सामने रखे थे जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि बार बार ऐसे मुद्दे उठाते समय इन सभी तथ्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। मतदाताओं द्वारा किसी भी प्रतिकूल फैसले के बाद ये कहकर चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश करना पूरी तरह से बेतुका है। ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी समेत विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग और ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। इससे पहले भी कई बार ऐसे आरोप लगते रहे हैं, जिसके बाद मामला कई बार सुप्रीम कोर्ट और कई राज्यों के हाई कोर्ट भी पहुंचा, लेकिन हर बार आरोप निराधार साबित हुए। खुद चुनाव आयोग ने भी ईवीएम की सत्यता प्रमाणित करने का खुला चैलेंज दिया था, बावजूद इसके किसी भी पार्टी ने कोई सबूत पेश नहीं किए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ऑपरेशन सिंदूर को शुरू हुए आज 1 महीना पूरा हो गया है। इस 1 महीने में भारत ने जहां सैन्य ताकत से पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है, तो पाकिस्तान की हिमाकत के बाद उसके सैन्य ठिकानों को भी आईसीयू में पहुंचा दिया है। भारत ने डिप्लोमेटिक स्ट्राइक से पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बेनकाब किया है, तो आर्थिक नाकेबंदी पर भी पाकिस्तान को घेरा है। क्या हुआ है इस 1 महीने में अब तक, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। 7 मई का वो दिन जब थर्रा उठा दुश्मन। ऑपरेशन सिंदूर ने बजाई रणभेरी। ब्रह्मोस की गरज से सीमा पार दहशत फैली। धधक उठा था आसमान, कांपे थे दुश्मन के पांव। हिंदुस्तान ने दिखाया था अपना असली दांव। सिंदूर की सौगंध थी लहू का संकल्प, अब न बचेगा कोई आतंकी कैंप। देश के दुश्मनों को उसकी ही भाषा में दिया समझाए, हर जान की कीमत भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से दिया बताए। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकिस्तान को कर दिया नेस्तनाबूद। ब्रह्मोस के ट्रेलर ने उड़ाए पाकिस्तान के होश। ब्रह्मोस ने आतंकी ठिकानों को किया जमींदोज। ऑपरेशन सिंदूर में मलबा बना पाकिस्तानी ड्रोन। भारत के प्रचंड प्रहार से हिल गई पाकिस्तानी सेना की चूलें। वायुसेना ने मिनटों में पाकिस्तान को किया तबाह। ब्रह्मोस के वार से घुटनों पर आया पाकिस्तान। सीज फायर के लिए बुरी तरह गिड़गिड़ाया। जिसने छेड़ा वतन का चैन, उसका छीन लिया सुख चैन। 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी।
बीते 30 दिनों में दुनिया ने देखी भारत की ताकत। संयुक्त राष्ट्र में खोला पाक का कच्चा चिट्ठा। भारतीय डेलीगेशन ने दुनिया भर में खोली पाकिस्तान की पोल। विश्व मंच पर सुनी गई भारत की वाणी। आतंकी फैक्ट्री का सच हुआ बेपर्दा। दुनिया भर में गूंज रही ऑपरेशन सिंदूर की धमक। अब चुप नहीं बैठेगा हिंदुस्तान का सपूत। ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी हथियारों ने दिखाई अपनी ताकत। आपने देखा है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर ने आत्मनिर्भर भारत की ताकत दिखाई है। आज दुनिया भारत के डिफेंस इकोसिस्टम की चर्चा कर रही है। सेना के शौर्य पर देश को है नाज। मोदी सरकार ने लिख दिया 7 मई का विजयी इतिहास। वतन के बेटे हुए एकजुट। ना धर्म देखा, ना जात पूछी। हर हाथ में तिरंगा, हर मन में ज्वाला। अब जो भारत पर उठेगी बुरी नजर, भारतीय सेना टूट पड़ेगी बनकर कहर। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की जो बात कही थी उसे उन्होंने पूरा भी किया और आतंकियों और उनके ठिकानों को मिट्टी में भी मिला दिया। बीते 1 महीने में कई ऐसे मौके आए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक रूप से भारतीय सेना की जमकर तारीफ की तो आतंकिस्तान को जमकर खरी खरी सुनाई। ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। छह मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा। वो गोलियां पहलगाम में चली थी, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। इसके बाद तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। अब भारत ने 2 टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे। आतंक के उन ठिकानों को तबाह किया जिनकी पाकिस्तान ने कल्पना तक नहीं की थी। पाकिस्तान समझ ले 3 बार घर में घुस करके मारा है।
ये 140 करोड़ भारतीयों का ऐलान है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। तो गौर करने वाली बात यह भी है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान और आतंकवादियों को फिर से कड़ा संदेश दिया है। रक्षा मंत्री ने अखबारों में लेख लिखकर आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को साथ आने की बात कही है, तो पाकिस्तान को जमकर घेरा है। अपने लेख में उन्होंने लिखा कि आतंकी जहां भी होंगे हम उन्हें समाप्त करने से नहीं हिचकेंगे। आतंकवाद वैश्विक चुनौती है, ऐसा लिखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अखबारों में लेख लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा मानवता, शांति और लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है आतंकवाद। साथ ही उन्होंने लिखा भारत दशकों से पाकिस्तान प्रायोजित आतंक का शिकार रहा है। अपने लेख में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा कि पहलगाम में पर्यटकों को उनके मजहब के आधार पर मारा गया और इस हमले का मकसद भारत की एकता को तोड़ना और डर फैलाना था। अपने लेख में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा कि अब हमारी आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। साथ ही उन्होंने लिखा कि सर्जिकल स्ट्राइक 2016, बालाकोट 2019, ऑपरेशन सिंदूर 2025, ये भारतीय सेना ने आतंक को मुंहतोड़ जवाब दिए हैं। आतंकवाद प्रायोजित सरकार और मास्टरमाइंड को इसी तरह हम जवाब देंगे। साथ ही उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान बेलआउट पैकेज को आतंकवाद पर खर्च करता है। उन्होंने यह भी लिखा कि एफएटीएफ की भूमिका पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखना उचित होगा। साथ ही उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम IAEA की निगरानी में आए और वैश्विक समुदाय आतंक के विरुद्ध एकजुट हो। यह आतंकवाद एक वैश्विक चुनौती है, इस आधार पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो लेख लिखा था उसे अखबारों में प्रकाशित किया गया। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को धार देने और वैश्विक समुदाय को अपने रुख से परिचित कराने के लिए भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 6 देशों की यात्रा पर है। जर्मनी के बर्लिन में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत की उन्होंने और पाकिस्तानी आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर के घटनाक्रम की जानकारी दी। दुनिया में जहां भी टेररिज्म होता है, या तो वो टेररिस्ट पाकिस्तानी होता है कोई, या पाकिस्तान में ट्रेंड होता है। 22 अप्रैल को हुआ, हमने 7 मई को अटैक किया रात के 1 बजे, ताकि जनता जब सोती है, और सिर्फ उनके टेररिस्ट कैंप को हिट किया, 100 लोग मारे गए। ऑल द मेजर टेररिस्ट, वो मसूद अजहर रो रहे थे कि मेरा दोनों भाई मार गया, मेरी बहनों ही मारी गई, मेरे बहन मारे गए। हमने कहा आतंकवाद की फैक्ट्री करोगे तो भारत छोड़ेगा नहीं। हमने पाकिस्तान को कहा कि हमने एक कार्रवाई किया है, हमको जनता को तंग नहीं करना है। उन्होंने मिसाइल भेज दिया हमारे आकाश में, सारे मिसाइल को फ्रस्ट्रेट कर दिया, तो उनके 11 एयरफोर्स स्टेशंस को भी बर्बाद कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर फ्रेंड्स इज अंडर पॉज, खत्म नहीं हुआ है। जो हमारी डायस्पोरा की स्ट्रेंथ है वो 6 देशों में सामने दिखी है, और जो उनका कमिटमेंट देश की तरफ है वो मैं मानती हूँ हमें भी इमोशनल करने वाला एक कमिटमेंट है, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। साथ ही साथ हम बहुत सारे ऑफिशियल्स से मिले, बहुत सारे ऑफिशियल्स को हमने अपनी बातें रखी। हमने ये नहीं कहा कि हम कोई हेल्प मांगने आए हैं, हम ये बताने आए हैं कि जो आतंकी माहौल इतने दशकों से हम सह रहे हैं, वो आतंकी माहौल आपके घरों में भी आएगा। तो आप लोगों को टेररिज्म के खिलाफ, अब ये इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं है, ये टेररिज्म की बात है। जो टेररिज्म पूरी दुनिया में फैल रहा है और जिसको रोकने का और उसको कॉल आउट करने की जिम्मेदारी दुनिया की बनती है, वो पाकिस्तान से ही आ रहा है। वहाँ जो धर्म के नाम पे कत्लो गारद किया, उसका पर्पस था हिंदुस्तान में धर्मों के बीच में खाई पैदा करना। क्यों जी? लेकिन सबसे पहले, और मैं 22 अप्रैल को श्रीनगर ही था, एक कमेटी में, पार्लियामेंट्री कमेटी में गया हुआ था। 23 अप्रैल को जब हम वापस आ रहे थे, सारा श्रीनगर बंद था अगेंस्ट दी अटैक ऑफ टेररिस्ट।
सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की सदस्य और भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी 5 देशों में पाकिस्तान को बेनकाब करने और दुनिया को आतंक के मुद्दे पर भारत के पक्ष से अवगत कराने के बाद आज वो अपने गृह राज्य ओडिशा पहुंची, जहां भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। आपदारोधी अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICDRI 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आपदारोधी अवसंरचना गठबंधन CDRI में अफ्रीकी संघ को शामिल करने पर भी खुशी जताई। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के खतरों के मद्देनजर तटीय क्षेत्रों, द्वीपों और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों पर विशेष ध्यान देने की बात कही। Many countries face disasters and rebuild with resilience. A global digital repository for the learnings and best practices would be beneficial. Third, disaster resilience requires innovative financing. We must design actionable programs and ensure developing nations have access to finance. Fourth, we consider small island developing states as large ocean countries. Due to their vulnerability, they deserve special attention. Fifth, strengthening early warning systems and coordination is crucial. This helps timely decisions and effective last mile communication. I am sure that discussion in this conference will consider these aspects. मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त कराने का अभियान बहुत तेजी से जारी है। बीते 3 दिनों में भी 7 नक्सली मारे गए हैं, जिनमें कई इनामी नक्सली भी शामिल हैं। आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल अभियान में शामिल अधिकारियों से मुलाकात की तो बचे कुचे नक्सली इलाकों को भी नक्सल मुक्त करने पर बात हुई। बीते 1 साल में ही 403 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं तो नक्सलियों के बड़े बड़े गढ़ों को उनके प्रभाव से मुक्त करा लिया गया है। नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की मुहिम अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। बीजापुर नेशनल पार्क मुठभेड़ में 3 दिनों में 7 नक्सली ढेर हो चुके हैं। 5 जून को केंद्रीय कमेटी मेंबर सुधाकर उर्फ गौतम मारा गया। उसके बाद 6 जून को तेलंगाना स्टेट कमेटी मेंबर भास्कर को ढेर किया गया। 6 जून की शाम को मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए। 7 जून शनिवार को 2 और नक्सली ढेर हुए। मुठभेड़ में कुल 7 नक्सलियों की मौत हुई है। सभी 7 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। 2 नक्सलियों की पहचान हो गई है। 5 नक्सलियों की शिनाख्त अभी बाकी है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में नक्सलवाद के खिलाफ चलाए गए अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हाल ही में नक्सलवाद के विरुद्ध चलाए गए अभियानों में अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारियों से भेंट कर इन अभियानों की ऐतिहासिक सफलता पर उन्हें बधाई दी। इन अभियानों को अपनी बहादुरी से सफल बनाने वाले जवानों से भी मिलने के लिए उत्सुक हूं और जल्दी ही छत्तीसगढ़ आकर उनसे भेंट करूंगा। मोदी सरकार नक्सलवाद के दंश से भारत को मुक्त कराने के लिए संकल्पित है। नक्सल मुक्त देश बनाने की दिशा में लगातार प्रयास जारी हैं। 2026 तक भारत से नक्सलवाद को समाप्त करने का भरोसा छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष ने भी दिलाया है। अब तो उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नक्सल आंदोलन समाप्ति की ओर है और अमित शाह जी ने तारीख भी तय कर दी है कि 2026 को नक्सलवाद हिंदुस्तान में समाप्त होगा। तो अब पुलिस फोर्स भी पूरी मनोयोग से ताकत के साथ काम कर रही है और निश्चित रूप से सफलता 100% मिलेगी। नक्सलवाद के साथ लड़ाई में लगातार हम लोग को सफलता मिल रही है। ऑपरेशंस हो रहे हैं, ऑपरेशंस में सफलता मिल रही है और इसके लिए हम अपने जवानों को नमन करते हैं, उनको धन्यवाद भी देते हैं, उनके साहस को हम नमन करते हैं और निश्चित रूप से जो हमारे
माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने जो ठाना है अगले साल 31 मार्च तक पूरे देश से नक्सलवाद को न्यूट्रलाइज करने का, उनका ये संकल्प बिल्कुल पूरा होगा। वर्ष 2024-25 की अवधि में अब तक बस्तर रेंज में माओवादियों और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ों में 403 से अधिक माओवादी मारे जा चुके हैं। सुरक्षा बल मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर देखते हैं उससे जुड़ी कुछ खबरें। सेवा सुशासन के 11 साल। हमारे देश की बड़ी आबादी आज भी खेती पर निर्भर है, लेकिन लंबे समय से सिंचाई की असुविधाएं किसानों की प्रगति में बाधा बनी हुई थी। इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में शुरू की थी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। आइए जानते हैं कि ये योजना किसानों की जिंदगी कैसे बदल रही है। પ્રધાનમંત્રી કૃષિ સિંચાઈ યોજના આ સૌની યોજનામાંથી જ પ્રેરણા મળીને આ યોજના બની છે। પ્રધાનમંત્રી કૃષિ સિંચાઈ યોજના દ્વારા સમગ્ર દેશમાં ખેતરોમાં પાણી પહોંચાડવાનું મોટું અભિયાન, મોટા પાયે પર બજેટનું એલોટમેન્ટ એની દિશામાં કામ કરી રહ્યા છે। खेती की सफलता अब केवल मानसून पर नहीं बल्कि स्मार्ट सिंचाई व्यवस्था पर निर्भर करती है। इसी सोच के साथ वर्ष 2026 तक के लिए 93,000 करोड़ रुपए की लागत से 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का आगाज किया गया था। इस योजना का उद्देश्य हर खेत को पानी देना, प्रति बूंद अधिक फसल सुनिश्चित करना और जल संरक्षण और आधुनिक सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा देना है। इस योजना के द्वारा जलाशयों का व्यापक सुधार और जीर्णोद्धार किया जाता है, जिससे टैंक भंडारण क्षमता में वृद्धि होती है। योजना के तहत सिंचाई उपकरणों के लिए सब्सिडी भी दी जाती है। यही कारण है कि देश भर के गांव में ये योजना किसानों की आय बढ़ाने और खेती को टिकाऊ बनाने में मददगार साबित हो रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भारत के भविष्य की जल संरचनाओं को और जल की आपूर्ति को बराबर बनाए रखने की एक योजना है, जिसमें हम अपने पौधे और फसल को जितनी पानी की जरूरत होती है उतना ही पानी लगता है। ड्रिप इरिगेशन एवं स्प्रिंकलर के माध्यम से जब हम पानी लगाते हैं तो जितना पानी चाहिए हम उतना पानी लगा सकते हैं। सरकार इस योजना के तहत डिम योजना लाई है, जिसे फव्वारा से पानी कम पानी खेतों में पहुंचाया जाता है। उससे पानी की भी बचत होती है और सिंचाई भी अच्छे होते हैं। 2025-26 के केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 8,259.85 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिससे भारत के कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने और जल उपयोग दक्षता में सुधार करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को बल मिला। सिंचाई योजना का उद्देश्य है कि किसानों के लिए हर खेत पे पानी पहुंचाना, और दूसरा यह है कि उस पानी को किस हिसाब से पानी को संचय करें किसान भाई और उसका प्रयोग कैसे करें। सबसे पहला है कि इसमें मोर क्रॉप पर ड्रॉप वाला सिस्टम है, क्योंकि कम पानी से अधिकतम उत्पादन लेना। इस परियोजना के अंतर्गत किसान को वर्षा का जल कैसे संचित करना है उसके बारे में भी सुविधा है। केंद्र सरकार की तरफ से 700 करोड़ के 56 प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, जिसका उद्देश्य देश के बंजर और बारिश आधारित क्षेत्रों का विकास करना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ उठाने के लिए सभी छोटे और सीमांत किसान पात्र हैं। लीज एग्रीमेंट के आधार पर खेती कर रहे किसान भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्वयं सहायता समूह, ट्रस्ट, सहकारी समितियां, कंपनियां, उत्पादक किसान समूह और अन्य संस्थाएं भी इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। इसके लिए आधार कार्ड, पहचान पत्र, जमीन के कागजात, बैंक अकाउंट पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर आदि की जरूरत है। योजना के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से या निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
जोगानी रीइंफोर्समेंट के निदेशक महेश जोगानी मोदी सरकार के पिछले 11 सालों में किए गए कार्यों से बहुत खुश हैं। उनका मानना है कि पिछले 11 सालों में देश में आमूल-चूल परिवर्तन हुए हैं। महेश जोगानी ने कहा कि पिछले 11 सालों में देश ने विकास के नए आयाम छुए हैं और जीएसटी से टैक्स रिफॉर्म हुआ है। उन्होंने कहा कि पीएलआई योजना, मेक इन इंडिया और राष्ट्रीय टेक्सटाइल मिशन जैसी योजनाओं ने उद्योग जगत में आशा और उम्मीद का संचार किया है। क्या बदला है पिछले 11 सालों में? बहुत कुछ, शायद सब कुछ। आज कंप्यूटर की एक क्लिक पे हम लोग पूरे भारत में काम कर पा रहे हैं। जीएसटी ने हमें स्टेट प्लेयर से नेशनल प्लेयर बना दिया। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। मोदी साहब ने जो एसएमई को मंत्र दिया, उसने पूरा कार्यशैली को परिवर्तित कर दिया। आज मिशन मोड पे काम करने वाली गवर्नमेंट की स्कीम, जेम पोर्टल, उद्यम, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, पूरा एक माहौल, एक ऊर्जा बन चुकी है इंडस्ट्री के अंदर। भारत सरकार ने जो नेशनल टेक्सटाइल मिशन आप देख लीजिए, पीएलआई स्कीम देख लीजिए, ये सब हमें मजबूत करती है एज अ एक्सपोर्ट प्लेयर। पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी विमल कुमार ने पिछले 11 सालों में मोदी सरकार के द्वारा खेलों के विकास के लिए दिए गए योगदान को याद किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम पर खुशी जताते हुए कहा कि भारत ओलंपिक 2036 की मेजबानी के लिए तैयार है। विमल कुमार ने कहा कि सही नीति के जरिए 2036 तक देश स्पोर्ट पावर हाउस बन सकता है। Encouraged by the way our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji has supported and elevated the status of sports in India over the past 11 years. The vision to bid for the 2036 Olympic Games, hosting the Olympics, must go hand in hand with building strong medal winning ecosystem. For this, India needs, sir, sustained investment. With the right policies and the leadership of credible sports administrators, India can emerge as a true sporting powerhouse by 2036. With your continued commitment and visionary leadership, sir, I'm confident that India can achieve this dream and inspire a generation of future champions. गति शक्ति विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मनोज चौधरी ने पिछले 11 सालों में बुनियादी ढांचे पर मोदी सरकार द्वारा किए गए कामों की सराहना की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए बहुत काम कर रही है। देश में प्रतिदिन 35 किलोमीटर नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जा रहे हैं। प्रोफेसर मनोज चौधरी ने कहा कि काम सही प्रकार से हो और समय पर हो, इसके लिए गति शक्ति योजना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। किसी भी देश के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण होता है। विकसित होते हुए भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो सबसे उभरता हुआ सेक्टर है। अब इस समय हम 35 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से नेशनल हाईवे बना रहे हैं। हम 14 किलोमीटर प्रतिदिन ऑन एन एवरेज नए रेल ट्रैक बिछा रहे हैं। पिछले 3.5 साल में लगभग 200 प्रोजेक्ट जो लगभग 15 लाख करोड़ रुपए के हैं, उनका इस पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अंतर्गत रिव्यू किया गया और सारे अप्रूवल्स इस पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के ड्यू प्रोसेस के मुताबिक होते हैं। जब सारी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स आपस में सामंजस्य बना के इस टूल के थ्रू कोई प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करते हैं, तो उसमें आने वाली संभावित बाधाएं और उसका संभावित समाधान पहले से सोच लिया जाता है ताकि वो प्रोजेक्ट तय समय पे पूरा हो सके। विकसित होते हुए भारत की विकास गाथा में पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। 6 बार के शीतकालीन ओलंपियन शिव केशवन ने केंद्र सरकार के पिछले 11 सालों के कामों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में खेलों में देश ने शानदार उपलब्धि हासिल की है। शिव केशवन ने कहा कि भारत कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 और ओलंपिक 2036 की मेजबानी के लिए तैयार है और इसके लिए देश में एक मजबूत स्पोर्ट्स कल्चर है जो खेलो इंडिया जैसी योजनाओं से और ज्यादा विकसित हुआ है। As we all get together to celebrate the 11th consecutive year of the Modi government,
Of course, the prospect of hosting the 2030 Commonwealth Games and the 2036 Olympic Games is something that has the entire nation abuzz and has acted as a catalyst for sporting excellence in our country. We have Khelo India centers all around the country where domestic athletes can live, train, and get access to the right coaching and facilities. And for the first time ever this year, India sent its largest ever contingent, fully funded by the Indian government, to the Asian Winter Games in Harbin, China. I'd like to congratulate the government for all the work that they're doing in sport, and I look forward to a lot of bold action so that our country can reclaim its spot amongst the top 8 nations of the world in sport. भारतीय ऑटो एलपीजी गठबंधन के महानिदेशक सुयश गुप्ता ने पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार के कार्यों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा है और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा है। सुयश गुप्ता ने कहा कि मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर काम कर रही है। As we mark 11 years of Shri Narendra Modi ji's leadership as the Prime Minister of India, we are not just reflecting on a timeline. Governance that is bold, decisive, and deeply rooted in the ethos of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, or Sabka Prayas. This is governance that is not limited to announcing schemes. It delivers impact. This is leadership that converts challenges into opportunities. 11 years under Modi ji have been about reclaiming our civilizational pride while building a future-ready Bharat. Governance is no longer distant or delayed. It is accessible. केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने भारत के कृषि क्षेत्र में परिवर्तन के 11 उल्लेखनीय वर्ष पूरे होने पर एक्स पर अपने संदेश में लिखा कि चाहे वो प्रधानमंत्री किसान हो, पर ड्रॉप मोर क्रॉप हो, ई-नैम हो या एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो, इन क्रांतिकारी पहलों ने करोड़ों किसानों को प्रत्यक्ष सहायता, आधुनिक तकनीक और बाजार तक पहुंच के साथ सशक्त बनाया है, जिससे वो अस्तित्व की लड़ाई से आगे बढ़कर आत्मनिर्भर हो रहे हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ बिहार के गया जिले में रहने वाली 19 वर्षीय खुशी परवीन के लिए एक वरदान साबित हुआ है। गरीबी के कारण वो अपना इलाज नहीं करवा पा रही थी, लेकिन आयुष्मान कार्ड होने से उसका इलाज भी हुआ और एक नई जिंदगी भी मिली। गया में हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने खुशी परवीन से उसके घर पर जाकर बातचीत की। खुशी परवीन ने भी आयुष्मान भारत योजना के तहत उस कार्ड का फ़ायदा उठाया। बात करते हैं। खुशी, क्या दिक्कत हुई थी आपको? हमको बोन टीवी था, रीढ़ की हड्डी में, उसी का ऑपरेशन हुआ है। तो कितना खर्चा बताया था डॉक्टर ने? 1.5 लाख। तो 1.5 लाख आप दे सकते थे? नहीं। तो कैसे हो पाया? आपने किस तरह से इलाज कराया? आयुष्मान कार्ड की वजह से हुआ है। कैसे बना आपका आयुष्मान कार्ड? डॉक्टर ही ने कहा था बनवाने के लिए, वही बना है, तो उसी की वजह से हुआ है। कोई पैसा लगा आपका? नहीं, पैसा तो नहीं लगा। कोई पैसा नहीं? नहीं। पैसा नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी ने ये योजना चालू की हुई है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसके लिए गरीबों की बहुत मदद हो जाती है। तो गरीबों के लिए वरदान है ये योजना, बहुत अच्छा है। क्या कहेंगे जो आयुष्मान योजना है, किस तरह से फायदेमंद है? हाँ, बहुत फायदेमंद है, बहुत मतलब ये है, बहुत सहारा बना। अगर ये कार्ड नहीं होता तो क्या होता? ना, ऐसे ही मतलब रह जाते हैं, ऐसे ही बिना में सही हाथ मल के रह जाते हैं। बहुत मतलब ये हुआ, फायदा हुआ। ऑपरेशन को जितना पैसा लग रहा था तो मतलब ना लगा तो बच भी नहीं किया था। आपके पास इतना पैसा अगर लेके जाओ? ना, इतना पैसा ना था, कहाँ से लेके जाते हैं? वही सरकारी में जैसे तैसे लेके चल जाते तो होता है। इसी वजह से अच्छा से हुआ इलाज हुआ। हाँ, इलाज बहुत अच्छा से हुआ ऑपरेशन से। पड़ोसियों को भी पता चला होगा आपके कि आपके पास आयुष्मान कार्ड बन गया है, तो क्या कहेंगे उसके लिए? पड़ोसी क्या कह रहे हैं? ना, पड़ोसी कह रहे हैं कि हाँ, अच्छा फायदा हो रहा है। आप क्या कहेंगे इस योजना के लिए खास तौर पर? नहीं, बहुत अच्छा। हम तो चाहे कि बहुत मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग बना ले तो ज़्यादा ही बेटर रहेगा, बेहतर है उनके लिए। तो ये थी खुशी परवीन जो कह रही थी इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ उठाना चाहिए ताकि उनके जैसे जितने गरीब लोग हैं उनको इलाज कराने में मदद मिल सके। कैमरामैन आशीष शर्मा के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज़, बिहार।
देश में चल रहे विकसित कृषि संकल्प अभियान के 10 दिन पूरे हो चुके हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी देश के कोने कोने में किसानों से मिल रहे हैं और किसान चौपाल लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के इछावर में इस दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव ने। देश में विकसित कृषि संकल्प अभियान चल रहा है। देश के कृषि मंत्री पूरे देश भर में घूम रहे हैं और मध्य प्रदेश में पहुंचे हैं। शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं। शिवराज जी, एक बड़ा अभियान, 15 दिन का ये पूरा अभियान और लगभग अब आधा हो चुका है। क्या रिस्पांस सबसे पहले आपने अब तक पाया? हमारी कोशिश है कि केंद्र, राज्य, वैज्ञानिक, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कृषि विज्ञान केंद्र, उन्नत किसान मिलके खेती के बारे में एक टीम के रूप में सोचे और लैब में जो प्रयोग होते हैं वो सही अर्थों तक, लैंड तक पहुंचे, किसान तक पहुंचे। और इसलिए पूरे देश के वैज्ञानिक निकले हुए हैं, आपने देखा, और गांव-गांव जा रहे हैं। किसान और वैज्ञानिक कृषि विभाग के साथ मिलकर चर्चा कर रहे हैं कि हम खरीफ की फसल के लिए और क्या कदम उठाएं, कौन से बीज किस माटी के लिए उपयुक्त है, जलवायु परिवर्तन के असर को कैसे कम किया जाए, उत्पादन कैसे बढ़ाएं, लागत कैसे घटाएं। वन नेशन वन एग्रीकल्चर वन टीम का नारा दिया आपने और वो टीम अब ग्राउंड पर है। ये क्रांतिकारी नारा, ये कहें कि विकसित भारत के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए विकसित खेती, समृद्ध किसान। तो मैं ये मानता हूं कि इसका वातावरण बढ़ रहा है कि खेती को और विकसित करना है। जो जरूरत की चीजें हैं वो हम पैदा करें, अच्छे बीजों के माध्यम से उत्पादन बढ़ाएं, अच्छी प्रैक्टिस को एक दूसरे से साझा करें, देश में जिन चीज़ों की कमी है उनकी खेती भी करें, डाइवर्सिफिकेशन भी होना चाहिए। सब मुद्दों पर, वायरस अटैक है तो उसका मुकाबला कैसे करें, तो इन सब चीज़ों पर विचार करके एक नई दिशा कृषि को मिल रही है। ये माने कि शिवराज जी एक कृषि मंत्री के तौर पर गांव-गांव जाकर 2047 का लक्ष्य जो प्रधानमंत्री लेके चल रहे हैं उसको पूर्ति करने के लिए अभी से प्लानिंग कर चुके हैं। नहीं, प्रधानमंत्री जी का संकल्प देश के लिए है और उनका सोच और उस रास्ते पर चलना हमारे लिए भगवान की पूजा जैसा है। आप कृषि की तकनीकों को जनता को बताते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी कल वीडियो आपके आते हैं। क्या आप नई कृषि की तरफ ये देश आगे बढ़ गया है नई तकनीक के साथ? हमको बदलते समय के हिसाब से हमको नई तकनीकी भी लानी पड़ेगी, नए शोध और रिसर्च भी करने पड़ेंगे, नए तरीके खोजने पड़ेंगे। अब धरती तो इतनी ये बढ़ेगी नहीं, लेकिन बढ़ती हुई आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है, पौष्टिक आहार मिले इसका इंतजाम करना है, किसानों को दाम ठीक मिले, वो लाभ की खेती करे, इसका प्रबंध करना है, और आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती सुरक्षित रहे ये भी सोचना है। आप किसान चौपाल भी लगा रहे हैं, आप अभी हाल में भी किसान चौपाल लगा कर आए हैं, कैसी बातें किसानों की निकल कर आ रहे हैं? क्या बड़ी सभा में एक तरफा संवाद होता है, लेकिन छोटे चौपाल में दो तरफा होता है, जिसमें किसान अपनी बात भी कहता है। इसी से सही चीज निकल के आती है और इसी से फिर रास्ता हम बनाते हैं आगे। शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ मौजूद थे और इस समय कृषि अभियान जो पूरा चल रहा है, विकसित कृषि संकल्प अभियान, उसको एक तरीके से लीड कर रहे हैं, खुद ग्राउंड पर उतर कर। ये एरा जो है वो कृषि का अब देश में देखने को मिल रहा है। कैमरामैन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज। ग्रामीण भारत में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में एक और क्रांतिकारी कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना से शुरू की गई नमो ड्रोन दीदी योजना अब ग्रामीण बदलाव की मिसाल बन रही है। पुणे जिले के जुन्नर तालुका के बोरी गांव की महिला किसान पुष्पा अमोल कोरडे इस योजना की पहली ड्रोन दीदी बनी है। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। देश भर में महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं में से एक है ड्रोन दीदी योजना, जिसका उद्देश्य है महिलाओं को ड्रोन ऑपरेटर बनाकर खेती में आधुनिकता लाना। महाराष्ट्र में पुणे के समीप बोरी गांव की पुष्पा अमोल कोरडे आज इस योजना की प्रेरणादायक मिसाल बन चुकी है। पारंपरिक खेती करने वाले परिवार में जन्मी पुष्पा खेती में बचपन से ही रुचि रखती थी।
उन्होंने गांव की महिलाओं के साथ मिलकर क्रांति ज्योति महिला बचत गट के जरिए कई योजनाएं शुरू की और करीब 10 साल तक सरपंच के तौर पर भी काम किया। 2024 में पुष्पा को ड्रोन दीदी योजना की जानकारी मिली। उन्होंने पुणे के नारायण गांव के कृषि विज्ञान केंद्र से मार्गदर्शन लिया और पुणे की द्रोणाचार्य अकादमी से ड्रोन संचालन में प्रशिक्षण प्राप्त किया। खास बात यह कि उन्होंने खुद का ड्रोन खरीदा और किसानों को सस्ती दरों में सेवाएं देनी शुरू कर दी। जो छोटी छोटी पंप है ना, उसके लिए बहुत से लोग अब बीमार हो गए, क्योंकि वो 30 kg का वेट बैक बोन के ऊपर लेना और चलना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए ये बहुत आराम से काम होता है। इसमें क्या है, औषध भी बचता है, मेडिसिन, और हमारा काम जल्दी होता है। अब तक पुष्पा करीब 500 हेक्टेयर जमीन पर ड्रोन से छिड़काव कर चुकी हैं। उनके पति अमोल कोरडे का बायो एनर्जी प्रोजेक्ट भी इसी से जुड़ा है, जिसमें गन्ने का कचरा इस्तेमाल होता है। बदले में वे उन किसानों को मुफ्त में स्प्रे की सेवाएं देती हैं। मोदी जी का जो संकल्पना थी ड्रोन दीदी का, मुझे वो हमारे यहाँ नारायण गांव कृषि विज्ञान केंद्र में उसकी मुझे जानकारी मिली। वहीं से मैंने जानकारी लेने के बाद अपना ड्रोन का ट्रेनिंग लिया। मैंने ड्रोन का एक उपक्रम किया और अब आज खुद मैं ड्रोन चलाती हूँ और हर महिला को भी बोलती हूँ कि आप भी इसमें शामिल हो जाए। अवसर मिलने पर निश्चय ही एक महिला न सिर्फ अपनी और अपने परिवार की जिंदगी बदलती है, बल्कि पूरे समाज को दिशा देती है। ड्रोन दीदी पुष्पा कोरडे इसकी जीती जागती मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ शिशिर शेलार, डीडी न्यूज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बेंगलुरु में FSSAI के विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। कार्यक्रम का विषय था सुरक्षित और स्वस्थ भोजन करके मोटापा रोकें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से मोटापे को रोकने के लिए तेल की खपत को 10% तक कम करने का आह्वान किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक विकसित भारत के लिए स्वस्थ भारत आवश्यक है और इसे सही प्रकार के भोजन, स्वस्थ खान पान की आदतों और जीवन शैली के माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकता है। Going for celebrating World Food Safety Day, certainly we should take the clarion call given by Honorable Prime Minister and see to it that at least in our own it's not going to work. It's only going to work if we make it a part of life, if we make it as a habit. If we see to it, if we are conscious time and again, whenever we eat something, we should ask, sugar kitna hai? Isse calorie kitna badhega? Then only you will be able to see to it. And certainly it gives a lot of encouragement to the people who have been able to reduce their weight and their obese has been reduced, so they feel much happier. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी से मुलाकात की। डेविड लैमी अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत दौरे पर आए हैं। बैठक के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सहयोगी इस बात को समझें। डॉक्टर एस जयशंकर ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करने और आतंकवाद के खिलाफ समर्थन के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में अंतिम रूप दिए गए भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को असल मायनों में एक मील का पत्थर बताया। The recent conclusion of the India-UK FTA and the Double Contribution Convention is truly a milestone. It will not only propel our two-way trade and investment, but will also have a positive effect on other strategic aspects of our bilateral ties. It would also contribute to the strengthening of supply and value chains.
11वें ब्रिक्स संसदीय फोरम में प्रतिभाग कर भारतीय प्रतिनिधिमंडल स्वदेश लौट आया है। इस वर्ष ये सम्मेलन ब्राजील के ब्रासिलिया में आयोजित किया गया, जिसमें सभी 10 सदस्य देशों और 3 साझेदार देशों ने भाग लिया। भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वैश्विक व्यापार और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर दिया, जिसका सभी सदस्य देशों ने समर्थन किया। सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 22 अप्रैल को भारत में पहलगाम, कश्मीर में हुई आतंकवादी घटना की निंदा की और संयुक्त प्रयासों से आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। ब्रिक्स देशों ने माना कि आतंकवाद के खिलाफ हमें सामूहिक लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने भारत में 22 अप्रैल को पहलगाम, कश्मीर में हुई आतंकवादी घटना की निंदा की और साझे प्रयासों से मिलकर आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति बनानी चाहिए। अपने संबोधन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दिशा तय करनी होगी, साथ ही इसके उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही भी होनी चाहिए। आने वाले समय में हम AI का प्रयोग किस तरीके से करते हैं, किस दिशा में करते हैं, इस पर भी चर्चा हुई। AI का प्रयोग होना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आवश्यक है, लेकिन ये पारदर्शिता भी होनी चाहिए, जवाबदेही भी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव और आपदारोधी अवसंरचना गठबंधन CDRI के सह अध्यक्ष डॉक्टर PK मिश्रा ने आज CDRI के सदस्य देशों और संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की। बैठक में मिश्रा ने गठबंधन के नए सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ आयोग का स्वागत करते हुए इस बात की सराहना की कि अब तक 54 सदस्य CDRI में शामिल हो चुके हैं। साथ ही सभी सदस्यों ने विकास के लिए आपसी सहयोग पर सहमति जताई। बैठक में छोटे विकासशील देशों के प्रतिनिधियों का विशेष स्वागत किया गया, जिनके नेतृत्व के बिना CDRI अपने मिशन को पूरा नहीं कर सकता था। बैठक में फिजी, ग्वाटेमाला, इक्वाडोर, ब्राजील, UK के साथ साथ UNDRR और विश्व बैंक के प्रतिनिधियों ने भी आपसी सहयोग और मिलकर काम करने पर प्रतिबद्धता जताई। कर्नाटक में CID अधिकारियों ने KSCA कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के कार्यालय का दौरा किया। कर्नाटक सरकार ने चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ मामले की CID जांच के आदेश दिए हैं। 4 जून गुरुवार को चिन्नास्वामी स्टेडियम में RCB के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। स्टेडियम के अंदर समारोह चल रहा था, लेकिन स्टेडियम के बाहर भगदड़ मचने से 11 लोगों की मौत हो गई थी और 33 अन्य घायल हो गए थे। इस मामले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। ये घटना कैसे हुई और इसके क्या कारण रहे, इस पर जांच की जा रही है। इसी कड़ी में कर्नाटक सरकार ने चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ मामले की CID जांच के आदेश दिए हैं। देश भर में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्योहार मनाया गया। इस मौके पर मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की गई। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी हैं। देश के कई संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। देश भर में शनिवार को ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्योहार मनाया गया। इस मौके पर मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की गई। दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर, भोपाल, संभल, जयपुर समेत कई जगह सुबह से ही लोग नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में उमड़े। मस्जिदों में अमन और खुशहाली की दुआ मांगी गई। ईद उल अजहा जो है वो जो बकरीद जिसे कहते हैं आप, वो भी 3 दिनों तक जो है वो हमारे देश में भी मनाई जाती है और पूरी दुनिया में मनाई जाती है। निश्चित तौर से जो सरकार की गाइडलाइन है, उन गाइडलाइन का सबको सम्मान करना चाहिए और सौहार्द और भाईचारे की जो है वो डोर कहीं से भी कमज़ोर ना पड़े, इसका हम सबको ध्यान रखना चाहिए। और पूरे सभी देशवासियों को ईद उल अजहा की और बकरीद की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं दी।
एक्स पर अपने संदेश में उन्होंने लिखा, ईद उल अजहा के पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों, विशेष रूप से मुस्लिम भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। ये त्योहार बलिदान, आस्था तथा अनेक उदात्त आदर्शों के महत्व को समझाता है। आइए इस शुभ अवसर पर हम सब मिलकर समाज और देश के लिए समर्पण की भावना के साथ कार्य करने का संकल्प लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर अपने संदेश में लिखा, ईद उल अजहा की हार्दिक शुभकामनाएं। ये अवसर सद्भाव को प्रेरित करे और हमारे समाज में शांति के ताने बाने को मजबूत करे। सभी के अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करता हूं। देश भर में ईद उल अजहा यानी बकरीद पर प्रशासन ने सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए। ईद की नमाज और त्योहार शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। ईद उल अजहा पर हमने शांति समिति की सभी बैठकें की थी और सभी लोगों ने प्रतिभाग भी किया था, सहभागिता भी की थी और पूर्ण शांति के साथ और सहयोग के साथ सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी नहीं देना और जो 19 पूर्व में चिन्हित परंपरागत स्थल है वहीं पर ही कुर्बानी देना, इस पर सभी ने सहमति व्यक्त की थी। तो पुलिस और प्रशासन की ओर से पर्याप्त सुरक्षा है और जो उसके बाद अपशिष्ट होंगे उनके निस्तारण की भी पूर्ण व्यवस्था की गई है। ईद उल अजहा का त्योहार त्याग और इंसानियत का प्रतीक माना जाता है। पैगंबर हजरत इब्राहिम द्वारा अपने बेटे की कुर्बानी के लिए तैयार हो जाने की भावना की याद में ये त्योहार मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। दीजिए अनुमति। नमस्कार।